कंट्रोल सिस्टम की ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के बारे में पढ़ा था। सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में 4 रिस्पॉन्स ओवर डैम्प्ड, अंडर डैम्प्ड, अनडैम्प्ड और क्रिटिकली डैम्प्ड के बारे में पढ़ा था और उसके करस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्स कैसा होता है इन चारों ही प्रकार के सिस्टम्स का वो हमने देखे थे। आज हम डिस्कस करेंगे कि सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में वो ऐसे कौन से पैरामीटर हैं जो कि सिस्टम रिस्पॉन्स को इफेक्ट करते हैं, जिनकी वैल्यू चेंज होने पर सिस्टम जो है वो अंडर डैम से ओवर डैम हो सकता है, ओवर डैम से क्रिटिकली डैम्ड हो सकता है। तो बेसिकली जो इस पैरामीटर का नाम है डैम्पिंग रेशियो। डैम्पिंग रेशियो की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होती है तो सिस्टम का नेचर उसमें चेंज होता जाता है। और दूसरा पैरामीटर है नेचुरल फ्रीक्वेंसी। सो नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी अगर चेंज होती है तो उस पर भी सिस्टम का फर्क पड़ता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जनरल सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। जनरल मैंने इसलिए कहा क्योंकि आज हम एक जनरल एक्सप्रेशन भी ड्राइव करेंगे सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का। जनरल सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। ओके, सो जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में कि फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में जो टाइम कांस्टेंट होता है वो सिस्टम रिस्पांस को कंट्रोल करता है। टाइम कांस्टेंट अगर बड़ा होता है तो सिस्टम रिस्पांस फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का स्लो होता है, और अगर टाइम कांस्टेंट कम होता है तो सिस्टम फास्ट होता है। और इसी प्रकार सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में भी 2 पैरामीटर हैं, नेचुरल फ्रीक्वेंसी और डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी, जो कि सिस्टम रिस्पांस को कंट्रोल करते हैं। सो आइए देखते हैं सबसे पहले नेचुरल फ्रीक्वेंसी। नेचुरल फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी जनरली इसे हम पूरे एक्सप्रेशन में WN से रिप्रेजेंट करेंगे। नेचुरल फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि ऐसी फ्रीक्वेंसी जिसमें जब सिस्टम में किसी प्रकार की डैम्पिंग ना हो। अगर सिस्टम में कोई डैम्पिंग नहीं हो रही है तो जो ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी होती है उसे हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यदि किसी सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में कोई डैम्पिंग नहीं है तो इस सिस्टम की ऑसिलेशन मीन हिंदी में बोलेंगे कंपन, ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी को नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये आपकी डेफिनेशन हो गई नेचुरल फ्रीक्वेंसी की। ओके, सो नेचुरल फ्रीक्वेंसी को मान लीजिए कि एक जनरल सिस्टम है GS इक्वल्स टू B/S² प्लस AS प्लस B। ये सिस्टम हमने पहले भी लिया था पिछले लेक्चर में। ठीक है, तो जैसा कि हमने कहा कि डैम्पिंग नहीं है अगर किसी सिस्टम में, तो उसकी जो ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी। तो अगर डैम्पिंग नहीं है, इस पर्टिकुलर ट्रांसफर फंक्शन की बात कर रहे हैं या कोई भी ट्रांसफर फंक्शन हमको दिया हुआ है कि अगर सिस्टम में डैम्पिंग नहीं है तो सारे पोल J ओमेगा एक्सिस पर होना चाहिए।
यदि डैम्पिंग नहीं है तो सभी पोल्स कहाँ होंगे? जे ओमेगा एक्सिस पर होते हैं। ये बात आप ध्यान रखिए। सो जे ओमेगा एक्सिस पर अगर सभी पोलों को होना है तो यहाँ पर इसकी शक्ल कैसी हो जाएगी? सिर्फ हमें जे ओमेगा एक्सिस पर पोल चाहिए। जे ओमेगा एक्सिस पर पोल तभी होगा जब ये वाला टर्म जीरो हो जाए, a इंटू एस जो है जीरो हो जाए, ताकि नीचे क्या बचेगा फिर? एस स्क्वायर प्लस बी और s इक्वल्स टू प्लस माइनस जे बी। इस स्थिति में हमें जे ओमेगा एक्सिस पर पोल प्राप्त हो जाएंगे। तो जे ओमेगा पर पोल प्राप्त होने के लिए, सिर्फ जे ओमेगा पर पोल प्राप्त होने के लिए जो a की वैल्यू है वो जीरो होनी चाहिए। यदि a इक्वल्स टू जीरो तो जो पोल्स हैं वो सिर्फ जे ओमेगा एक्सिस पर ही उपलब्ध होंगे। तो जी एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका? b अपॉन एस स्क्वायर प्लस जीरो इंटू एस प्लस बी। सो b अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी। अब अगर हम पोल्स की बात करें इस इक्वेशन के लिए, इक्वल्स टू पोल्स s इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट बी और ये j, यहाँ पर हमको पोल प्राप्त हो जाते हैं। अब s इक्वल्स टू होता है सिग्मा प्लस माइनस जे ओमेगा। हमने बहुत पहले लेक्चर्स में ये बताया था आपको, एस डोमेन में s की वैल्यू सिग्मा प्लस माइनस जे ओमेगा होती है, जहां ओमेगा जो होता है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी या ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और अगर ये पोल जो हैं जे ओमेगा पर उपस्थित हो जाएं, मीन्स यदि सिग्मा इक्वल्स टू जीरो, यदि सिग्मा इक्वल्स टू जीरो हो जाए तो ये जो पोल्स हैं वो जे ओमेगा पर उपस्थित होते हैं। उस स्थिति में इस ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी को हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो यहाँ पर जो पोल्स हैं वो जीरो, पोल्स जो हैं वो जे ओमेगा पर उपस्थित हैं, तो ये जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी, ये यहाँ पर जो पोल्स हैं वो सिर्फ जे ओमेगा पर उपस्थित हैं, इसलिए जो ये ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी होगी इसको हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहेंगे और ओमेगा एन से रिप्रेजेंट करेंगे। कंपेयर कर लीजिए, ओमेगा एन की वैल्यू आ जाती है प्लस माइनस अंडर रूट बी, या बी इक्वल्स टू ओमेगा एन स्क्वायर। सो इस तरह हमें b की वैल्यू यहां पर मिल गई, ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं डैम्पिंग रेशियो के बारे में। डैम्पिंग रेशियो को जनरली जीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। तो जो डैम्पिंग रेशियो की डेफिनेशन है वो मैं आपको बता देता हूं। एक्सपोनेंशियल डीके फ्रीक्वेंसी, एक्सपोनेंशियल डीके फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी के अनुपात को डैम्पिंग रेशियो कहते हैं। ओके, तो डैम्पिंग रेशियो को जीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। जीटा इक्वल्स टू
एक्सपोनेंशियल डीके फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय नेचुरल फ्रीक्वेंसी। नेचुरल फ्रीक्वेंसी यहाँ जो होती है वो रेडियन पर सेकंड में होती है। एक्सपोनेंशियल डीके फ्रीक्वेंसी ये क्या होती है? एक्चुअली अभी हमने कई प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं तो हमने ये देखा है कि e⁻⁻⁻ इस तरीके के एक्सप्रेशन आते हैं। तो एक्सपोनेंशियल डीके फ्रीक्वेंसी का मतलब ही ये है कि एक्सपोनेंशियल जिस फैक्टर के स्केलिंग में डीके कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो हम जनरली एस को एस इक्वल टू सिग्मा प्लस माइनस जे ओमेगा लेके चलते हैं। तो जो एक्सपोनेंशियल डीके फ्रीक्वेंसी होता है वो यहाँ आपका है मैग्नीट्यूड ऑफ सिग्मा, मीन्स एस इक्वल्स टू सिग्मा प्लस माइनस जे ओमेगा है, या एस का जो पोल है वो सिग्मा प्लस माइनस जे ओमेगा की फॉर्म में है। उसका जो मैग्नीट्यूड होता है, रियल पार्ट का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल डीके फ्रीक्वेंसी। और नेचुरल फ्रीक्वेंसी हम जानते ही हैं ओमेगा एन होता है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि सिस्टम जो है, सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है, सिस्टम अंडर डैम्प्ड है। और अगर सिस्टम अंडर डैम्प्ड है तो इसके पोल कैसे होंगे? कॉम्प्लेक्स पोल होंगे, क्वाड्रेंट में होंगे कहीं पर। तो जो कॉम्प्लेक्स पोल है, और ये भी मान लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स पोल का रियल पार्ट, कॉम्प्लेक्स पोल का रियल पार्ट क्या होता है? सिग्मा जो है वो -a/2 के बराबर है, ठीक है। अगर हम ये मान लेते हैं तो हमारी जीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये देख लेते हैं। जीटा इक्वल्स टू हो जाएगा सिग्मा इक्वल्स टू -a/2, ओके। क्योंकि मॉड है और ओमेगा एन है तो ये मॉड जो है माइनस को हटा देगा, मॉड के अंदर सारी वैल्यू पॉजिटिव हो जाती हैं बाहर आकर। तो a/2 ओमेगा एन, या a इक्वल्स टू 2 जीटा ओमेगा एन। तो ये a और b की वैल्यू हमारे पास आ गई, b की वैल्यू ये आ गई और a की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, ठीक है। सो अब इन दोनों वैल्यूज को अगर हम इस ट्रांसफर फंक्शन में रख देते हैं तो देखिए क्या इफेक्ट पड़ता है। सो GS इक्वल्स टू हो जाएगा b की जगह हमको क्या रखना है? ओमेगा एन स्क्वायर होल अपॉन एस स्क्वायर प्लस a की जगह 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस b की जगह ओमेगा एन स्क्वायर, ओके। सो ये जो हमारा एक्सप्रेशन होता है, ये हमारा होता है जनरल सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का एक्सप्रेशन। सो ये एक्सप्रेशन हमने दोबारा लिख लिया है कि जनरल सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का एक्सप्रेशन इस प्रकार होता है। सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन का एक्सप्रेशन। इस ट्रांसफर फंक्शन को हम दूसरे तरीके से भी प्राप्त कर सकते हैं, वो देख लेते हैं कि मान लीजिए कोई यूनिट फीडबैक सिस्टम है, माना किसी यूनिट फीडबैक सिस्टम में फॉरवर्ड ट्रांसफर फंक्शन शॉर्ट में लिख देते हैं, GS इक्वल्स टू है ओमेगा एन स्क्वायर होल अपॉन S इंटू S प्लस ट्वाइस जीटा ओमेगा एन, ओके। जहां ओमेगा एन नेचुरल फ्रिक्वेंसी है और जीटा डैम्पिंग रेशियो है। इसको हम थोड़ा ब्लॉक डायग्राम से रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ RS हो जाएगा प्लस माइनस, यहाँ पर हमारा
GS आ जाएगा। ये हमारा ओवरऑल सिस्टम हमने बना दिया है ब्लॉक डायग्राम। अब अगर इसका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन लेते हैं तो किस तरीके से निकालते थे क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन? GS होल अपॉन 1 प्लस GS HS। ओके, HS की वैल्यू, क्योंकि यूनिट फीडबैक सिस्टम है तो HS की वैल्यू 1 है, वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर। GS इक्वल्स टू ओमेगा एन स्क्वायर होल अपॉन S प्लस ट्वाइस जीटा ओमेगा एन ओवरऑल होल अपॉन प्लस GS ओमेगा एन स्क्वायर होल अपॉन S प्लस ट्वाइस जीटा ओमेगा एन इंटू 1। इसको फर्दर कैलकुलेट कर लीजिए। सो ओमेगा एन स्क्वायर होल अपॉन S प्लस ट्वाइस जीटा ओमेगा एन इंटू ऊपर आ जाएगा S इंटू S प्लस ट्वाइस जीटा ओमेगा एन होल अपॉन S स्क्वायर प्लस ट्वाइस जीटा ओमेगा एन S प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो जाते हैं तो क्या बचा हमारा TS इक्वल्स टू आ जाता है ओमेगा एन स्क्वायर होल अपॉन S स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन S प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। सो ये जो है अपना जो सेकेंड ऑर्डर का सिस्टम का जनरल ट्रांसफर फंक्शन है वो इस तरह भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब इससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं इस ट्रांसफर फंक्शन से जुड़ी, कि अगर इस ट्रांसफर फंक्शन के रूट निकाले जाएं, ठीक है, तो इस ट्रांसफर फंक्शन के जो रूट्स आते हैं वो देखिए क्या होते हैं। S इक्वल्स टू माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस J ओमेगा एन 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर। ओके, सो यहाँ ये जो पार्ट होता है दिस वन, इस पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो पोल्स का जो रियल पार्ट्स होता है ये डैम्पिंग को प्रदर्शित करता है, डैम्पिंग को दर्शाता है। अगर ये पार्ट्स अवेलेबल है, मतलब S का अगर रियल पार्ट अवेलेबल है तो ये बताता है कि सिस्टम में डैम्पिंग उपस्थित है। ओके, और ये वाला जो पार्ट होता है ओमेगा एन इंटू √1 माइनस जीटा स्क्वायर, इसको बोलते हैं डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी। डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी, दिस इज डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी। ओके, और डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितना होता है? ओमेगा डी इजिकल टू ओमेगा एन √1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर। ओके, सो अगर ये ओमेगा एन की बात करें तो ओमेगा एन को हम ऑसिलेशन की नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं या अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इस नाम से भी जानते हैं। ये जो फैक्टर है जीटा ओमेगा एन, ये जो है डैम्पिंग फैक्टर कहलाता है, डैम्पिंग फैक्टर। ओके, ये अकेला अगर जीटा की बात करें तो ये डैम्पिंग रेशियो है, लेकिन जीटा इंटू ओमेगा एन डैम्पिंग फैक्टर कहलाता है। ओके, सो ये था ओवरऑल आज के लेक्चर में। ये था ओवरऑल आज के लेक्चर में। आगे के लेक्चर में हम सेकंड ऑर्डर सिस्टम के टाइम रिस्पॉन्स के बारे में बात करेंगे। ओके,
तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।